प्रिय छात्र छात्राओं, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पूर्व के कुछ व्याख्यानों से प्रयोगवाद के बारे में अध्ययन करते आए हैं और आज उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम प्रयोगवाद के उद्भव के जो कारण हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि प्रयोगवादी कविता का उद्भव मान लीजिए या प्रारंभ मान लीजिए वो 1943 से माना जा सकता है, जबकि अज्ञेय ने अपना प्रथम तार सप्तक संपादित कर प्रकाशित करवाया था और इसी कारण से उनको प्रयोगवाद का प्रणेता या प्रवर्तक भी माना जाता है। इस बारे में विद्वान जो लक्ष्मीनारायण वर्मा हैं उनका कहना बहुत ही उचित प्रतीत होता है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता के उद्भव के कारणों का उल्लेख या जो है करते हुए बताते हैं कि छायावाद जो है अपने शब्दाडंबरों के कारण, बहुत से जो शब्द हैं और बहुत से जो बिंब हैं, उनमें जो एक गति थी, एक गतिशीलता थी, या उनके जो तत्व थे उनको उन्होंने नष्ट कर दिया। किस कारण से? शब्दों के आडंबर और अति कल्पना। और दूसरी तरफ इसी समय प्रगतिवाद आया उसके तुरंत बाद में, तो उसने जो है समाज को प्राथमिकता देते हुए या सामाजिकता पर बहुत अधिक जोर देते हुए जो मनुष्यों के भाव होते हैं और जो समाज के या व्यक्ति के संस्कार होते हैं और उनमें जो एक व्यंजना होती है, उस व्यंजना को, उस लक्षणा को समाप्त कर दिया। वो सीधी और सपाट बात कहते थे और सीधी और सपाट बात कहने के कारण जो भाषा की एक ताकत होती है, शब्द शक्तियाँ होती है, उन शब्द शक्तियों को खत्म कर दिया या समाप्त कर दिया और पूरी भाषा को, उसमें से व्यंजना नष्ट हो गई, उसमें से लक्षणा नष्ट हो गई, शक्ति, और बचा सिर्फ अभिधा। तो अभिधात्मक भाषा का ही प्रयोग किया या भाषा को पूरा अभिधात्मक बना दिया। तो उससे एक समस्या खड़ी हो गई कि जो उस समय भावबोध लोगों के मन में थे, चाहे वातावरण बदलने के कारण, परिस्थितियां बदलने के कारण भाव भी बदले और उनका बोध भी बदला, तो उनके लिए वो शब्द नहीं मिल रहे थे। तो उन शब्दों में न तो सामर्थ्य था जो उस समय उपलब्ध थे, और न ही वो शैली थी जो कि छायावाद से और प्रगतिवाद से पहले हमारे पास काव्य में हुआ करती थी। ये दोनों ही इन दोनों के प्रभाव से निर्जीव सी हो गई थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो नए कवि आए, इस नए माहौल से परिचित कवि आए, उनके लिए समस्या खड़ी हो गई कि वो अपनी बात को किस तरह से कहे। उन दोनों तरीके से कहेंगे तो उसमें नीरसता आ जाएगी। तो उन्होंने इन सब से अलग सर्वथा नए स्तर और नए माध्यमों का प्रयोग किया, या एक करना पड़ा। और दूसरी चीज जो है वो इसलिए भी ये बातें करनी पड़ी क्योंकि समय बदलने के साथ साथ भावों का स्तर भी बदलता गया, और ये जो नए भाव स्तर थे, ये जो नई अनुभूतियां थी, जो नए विषय थे, नए संदर्भ थे, वो
पुराने से बिल्कुल भिन्न हो गए थे। अतः हम कह सकते हैं कि जो छायावाद था, जो प्रगतिवाद था, उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भी हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद का जन्म हुआ। ऐसा वर्मा जी का भी मानना है। और इनका ये भी कहना है कि इस नई कविता या प्रयोग को नवीन अभिव्यक्ति के लिए नवीन माध्यम और नवीन विषय चुनने पड़े। निश्चित तौर पे जब नए भावभूमि की पृष्ठभूमि बनेगी, भावबोध की पृष्ठभूमि बनेगी, तो आपको नई चीज़ें चाहिएगी और उन सब की प्राप्ति के लिए ही नवीन माध्यम और नवीन विषय इस युग के कवियों को चुनने पड़े। और इससे एक नई दिशा हमारे साहित्य को, हमारी कविता को प्राप्त हुई और वो नई दिशा की तरफ अग्रसर भी हुई। और नई दिशा क्या थी? जो पहले से हमको पता नहीं थी, हमारे लिए अज्ञात थी, जिसके लिए पहले से किसी प्रकार का कोई निर्देश हमको प्राप्त नहीं हो रहा था। अब वो दिशाएं कौन कौन सी थी? मूलतः इसको हम 3 तरह से प्रकट कर सकते हैं। जैसे प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की तरफ चला। जो पहले वाला चल रहा था ज्ञात, और प्रयोगवाद जो ज्ञात था उससे जो अज्ञात था उसकी तरफ चला, अर्थात नई की तरफ खोज। तो उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो प्राचीनता से नवीनता की तरफ आगे बढ़ा। तो पहली दिशा तो ये थी। दूसरी नई दिशा थी कि प्रयोगवादी परंपरा से स्थापित जो हमारे सत्य थे, परंपराओं से जिन चीज़ों को हम सत्य मान रहे थे, प्रयोगवाद जो है उन परंपरागत सत्यों से आगे निकला, अर्थात नए सत्यों की खोज करने की कोशिश इन प्रयोगवादी कविताओं द्वारा की गई। तीसरी जो स्थिति इनकी थी, जो नई दिशा थी, वो थी प्रयोगवादियों ने एक नई दिशा अपनाई, वो थी परंपराओं का खंडन करना। क्योंकि परंपराएं पुरानी हो गई थी, समाज की प्रगति में इनको लगता था कि बाधक बन रही हैं, तो इन्होंने उन ऐसी परंपराओं का खंडन किया। और सिर्फ यही नहीं, खंडन करने के साथ साथ कई बार क्या होता है, किसी चीज़ का खंडन करते करते भाषा निर्जीव हो जाती है, साहित्य निर्जीव हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपना जो साहित्य रचा उसमें निर्जीवता के जो तत्व थे उनकी जगह सजीव तत्वों का अन्वेषण भी जारी रखा। तो साहित्य को निर्जीवता से सजीवता की तरफ लाए, क्योंकि पहले तो अति कल्पना से और फिर अति यथार्थवाद से साहित्य जो है वो निर्जीव तत्वों से भर गया था, उसकी सजीवता लगभग समापन की तरफ जा रही थी। लेकिन प्रयोगवादियों ने अपने इस प्रयास से, इस प्रयोग से भारतीय साहित्य को एक जीवन या सजीवता प्रदान की। इस बारे में डॉक्टर देवराज का मत हमारे लिए विशेष स्थान रखता है। उनके अनुसार पुरानी कविता रूढ़िग्रस्त एवं अरोचक हो गई थी। पुरानी कविता रूढ़िग्रस्त एवं अरोचक हो गई थी। दूसरे, काव्य भाषा को जन भाषा के निकट लाना है, उन्होंने जो बात बताई। बदलते हुए जीवन की नई संभावनाओं के उद्घाटन के लिए अथवा मूल्यों के प्रदर्शन के प्रतिष्ठा के लिए नवीन प्रयोग करने। तो यहाँ इनकी जो बात है, पुरानी कविता रूढ़िग्रस्त हो गई थी, अरोचक हो गई थी, तो उसके परिणाम स्वरूप जो नई पीढ़ी के लेखक आए, कवि आए, उनके लिए जरूरी हो गया था कि वो साहित्य को जन भाषा के निकट लाए। जो साहित्य की भाषा है
वो कौन सी भाषा होनी चाहिए? जो आम जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है। और जो जीवन बदल रहा था, उस बदलते हुए जीवन की जो नई नई संभावनाएं थी, उनका उद्घाटन भी करना था, उनको भी लोगों के सामने लाना था। और जब जीवन बदलता है तो जीवन में नए मूल्य भी आते हैं। तो इन नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का भी यहाँ एक सवाल था, तो उनकी भी प्रतिष्ठा करनी थी, तो उसके लिए भी नवीन प्रयोग की आवश्यकता थी। और वो कार्य करने के लिए प्रयोगवादी कविताएं हमारे सामने आई। तो इसमें एक नई शैली का प्रयोग हुआ, जो कि जीवन का जो नया अनुभव था, जगत के जो नए पहलू थे, उन सब को एक नई दृष्टि रखते हुए हमें देखना था, इन कवियों को देखना था। और उसके लिए फिर नए चित्र, नए प्रतीक, नए अलंकार भी सामने लाने थे, वरना नई बातें कैसे लिखते? पुराने प्रतीक अलंकार तो काम कर नहीं रहे थे, पुराने हो गए थे। नई जो परिस्थितियां थी उनको प्रकट करने में उनका सामर्थ्य नहीं था, इसलिए हमें नए चित्र और नए प्रतीक, नए अलंकार, नए बिंब इत्यादि सब कवियों को जानने थे। और प्रयोगवादी कविताओं में इन चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो इस संदर्भ में प्रोफेसर रामेश्वर शर्मा का जो कहना है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी उचित उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि प्राचीन रूढ़ियों और संस्कारों से, गौर करिएगा, प्राचीन रूढ़ियों और संस्कारों से जब मनुष्य ऊब जाता है, निश्चित रूप से कोई चीज़ लगातार चलती है और वो कोई नयापन नहीं दे पाती, तो उससे एक ऊब पैदा हो जाती है। तब मनुष्य क्या करता है या उसमें क्या प्रवृत्ति होती है? वह नवीनता की तरफ उन्मुख हो जाता है। वो किस तरफ उन्मुख होता है? नवीनता की तरफ उन्मुख होता है। आई बात? और उस नवीनता की उन्मुख होने पर वह जो जीवन और जगत के जो नए नए मानदंड, जो नए नए सौंदर्य, साहित्य का जो सौंदर्य है, उसको पैदा करने के लिए अभिव्यक्ति के मानदंड भी बदलते रहते हैं। जीवन और जगत का जो सौंदर्य है वो तो हमेशा रहा है, लेकिन उसको देखने का नजरिया बदलता है। तो जब देखने का नजरिया बदलता है तो इसके सौंदर्य को पाने के लिए, अनुभूत करने के लिए उसके मानदंड भी बदलते हैं। और वो बदले किसमें? उनको बदलने के लिए कविता ने अपना रूप बदला और प्रयोगवादी कविता के रूप में हमारे सामने आई। नई कविता से पहले जो हिंदी की कविता है वो रूढ़िबद्ध हो चुकी थी, परंपराग्रस्त हो चुकी थी प्रयोगवाद से पहले। तो जब रूढ़ी या आ जाए, परंपराओं से ग्रसित हो जाए, परंपराओं का मतलब अच्छी परंपराओं से नहीं है, परंपराएं दोनों तरह से होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, या जड़ता जो ले लेती है वो परंपराएं भी होती है। तो इन जड़ परंपराओं से, इन रूढ़ियों से जो है पुरानी कविता या प्रयोगवादी कविता से पूर्व की कविता उससे ग्रसित हो चुकी थी, और वह समाज में होने वाले परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल पा रही थी। अतः उसकी पूर्ति के लिए एक नए रूप की कविता का जन्म होना आवश्यक था, और प्रयोगवादी कविता उसी की पूर्ति के लिए हमारे सामने आई। पुरानी कविता जो नए भाव आए थे उनकी अभिव्यंजना के लिए सक्षम नहीं थी, उसमें वो ताकत नहीं थी कि नए भावों को अभिव्यंजित वो कर सके। अतः जो नई कविताएं आई, प्रयोगवादी कविताएं आई, वो इसलिए आई कि एक नई शैली का या नई नई शैलियों का प्रयोग करके
उन भावों को प्रकट किया जा सके, हमारे सामने लाया जा सके। या हम कहें सारांश रूप में बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता का जन्म नवीन वस्तु और नवीन शैली के आग्रह के कारण हुआ, और इसी कारण से इसमें नवीन उपमान और नवीन प्रतीकों का उपयोग भी हुआ, या उन्होंने नवीन उपमानों और नवीन प्रतीकों को ग्रहण किया। अब आते हैं, इतना अध्ययन करने के बाद हम संक्षिप्त रूप में कि हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता का उद्भव क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, तो वो हम संक्षेप में देखते हैं। तो पहला कारण जो हम निकालेंगे, वो सबसे पहला कारण और सीधा सा कारण है कि भारतीय साहित्य पर, भारतीय साहित्यकारों पर या भारतीय कवियों पर पाश्चात्य विचारकों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनके प्रभाव के कारण प्रयोगवादी कविता का जन्म हुआ। दूसरा है जिसे हम कारण मान सकते हैं, जो कारण है वह है प्राचीन कविता, जिसमें हम छायावादी कविता को ले सकते हैं, प्रगतिवादी कविता को ले सकते हैं। उनमें जो परंपराबद्धता आ गई थी, उनमें जो रूढ़िग्रस्तता आ गई थी, उसके कारण भी प्रयोगवादी कविता का जन्म हुआ। तीसरा कारण है कि बदलते हुए समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे, उसमें सत्य जिस नए रूप में आ रहा था, उस नए रूप को उद्घाटित करने में एक नवीन अभिव्यंजना की आवश्यकता थी। वो पुरानी में नहीं रही थी, इसलिए नवीन अभिव्यंजना के लिए प्रयोगवादी कविताओं की आवश्यकता हुई और वो उद्भूत हुई। चौथा जो कारण हम कह सकते हैं कि जीवन हो, चाहे पूरा संसार हो या जगत हो, और उनसे प्राप्त जो अनुभव है, उनमें एक हर पहलू को नई दृष्टि से देखना प्रारंभ हो गया था। और जब हम उसको नई दृष्टि से देखेंगे, कवि किसी चीज़ को नई दृष्टि से देखेगा, तो पुरानी चीज़ के होते हुए भी उसके नए पहलू निकल करके आते हैं, और उनको प्रकट करने के लिए हमें नए चित्र चाहिए, नए प्रतीक चाहिए, नए उपमान चाहिए, नए बिंब चाहिए। तो वो नए उपमान और बिंब लाने के लिए और जो नया अनुभव है जीवन का, उसको प्रकट करने के लिए ये नई जो हमारी प्रयोगवादी कविता थी, उसका प्रारंभ हुआ। एक कारण हम ये दे सकते हैं। फिर अगला कारण या पांचवा कारण जो हम दे सकते हैं, वो है कि देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां भी उस समय बदल रही थी। आज़ादी से तुरंत पहले की बातें हैं, तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन तड़प रहे थे नई चीज़ों को पाने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए। तो वो जो परिस्थितियां बदल रही थी, जो संस्कृति हमारी बदल रही थी, हमारी सामाजिक स्वरूप जो हमारा बदल रहा था, हमारा आर्थिक ढांचा जो है वो चरमरा करके एक नया रूप लेने की कोशिश कर रहा था। उन सब परिस्थितियों के कारण भी एक नए प्रकार की कविताओं की आवश्यकता हुई, और वो प्रयोगवादी कविताओं के रूप में हमारे सामने आई। तो हम कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों के कारण भी प्रयोगवादी कविताएं हमारे सामने या हिंदी साहित्य में आई। फिर एक कारण हम और ले सकते हैं, वो है कि प्रगतिवादी काव्य जो आया, जो कि छायावादी काव्य के विरोध में आया, या विरोध नहीं कहें तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आया। तो उन्होंने क्या किया कि एक समाज के गरीब तबके को या सामान्य व्यक्ति की बात बताने के लिए वो इतने कला से इतने विमुख हो गए कि उन्होंने जो काव्य का
एक सामान्य शिल्प होता है उसकी भी उपेक्षा कर दी। और आप जानते हैं कि कविता होती ही कला के लिए है, सामान्य से विशिष्ट करने के लिए होती है, और जब वो विशिष्टता ही खत्म हो जाती है तो उसमें रुचि भी खत्म हो जाती है। तो उस शिल्पगत उपेक्षा को जो कि प्रगतिवादियों ने की थी, उसको बनाए रखने के लिए भी प्रयोगवादी कविताओं का जन्म हुआ, या उसको नया रूप देने के लिए प्रयोगवादी कविताओं का जन्म हुआ। और अंतिम जो कारण हम मान सकते हैं, कारण तो और भी हो सकते हैं, हम संक्षेप में यहाँ बात करेंगे, तो छायावादियों की जो अत्यधिक काल्पनिकता थी और जो रहस्य की तरफ वो जाते थे अपने काव्य को लेकर के, तो उसके विरोध में भी इस तरह की कविताएं लिखी गई। हालांकि वो पहले प्रगतिवाद आ गया था, तो प्रगतिवादियों की इस बात को तो उन्होंने रखा, लेकिन कविताओं को नीरस होने से बचाने के लिए नए नए प्रयोग भी छायावादियों द्वारा किए गए। और नए प्रयोगों के कारण ही आप ये कह सकते हो कि छायावादियों के जो विरोध में मान लीजिए ये जो काव्य चल रहा था, और उसी ने प्रयोगवाद को जन्म दिया। तो इस तरह से हमने आज प्रयोगवाद के व्युत्पत्ति के या उद्भव के कारणों को जान लिया है। आगे हम इसका विकास क्रम जानेंगे कि किस तरह से इनका विकास हुआ, और विकास के साथ साथ फिर आगे इनके जो पक्ष हैं, कला के दो, काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी बातचीत का सिलसिला यहीं विराम को प्राप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।